हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा एडुनामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यहां पे हम बीपीएससी 70th प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को संपन्न हुआ, उसका हम आंसर की यहां पे देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्यान किस माध्यम से किया गया, कौन सा नियम उसमें संलिप्त है। पहला ऑप्शन है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर संगठन का नियम, तीसरा रेडियोधर्मिता का नियम और चौथा बहु अनुपात का नियम। तो इसमें देख सकते हैं कि रेडियोधर्मिता का नियम इसने नहीं दिया था और यही ऑप्शन आपको एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ना था। तो देख सकते हैं कि थ्री थ्री कट गया, तो ऑप्शन सी ओनली यहाँ पे करेक्ट हो जाता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है। यहाँ पे बात करते हैं टेक्नोपोलिस, यानी कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी वाले वैसे शहर जैसे सिलिकॉन वैली हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है जो मॉस्को को भी कहीं कहीं लिखा जाता है कि एक टेक्नोपोलिस है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपने टिक लगाया है सिलिकॉन वैली सही हो सकता है, बाकी थोड़ा सा इसमें डॉट है जो 1% के आसपास है कि इसमें मॉस्को हो सकता है, लेकिन ये आयोग भी इसको ही मानेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, तो इसका आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, HCl या फिर इसे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं 4 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्षवर्धन के समय असम पर शासन किया था। तो जानते हैं कि हर्षवर्धन का काल कब से कब तक रहा, 606 से लेकर 647 AD तक रहा था। और उस समय असम में कौन था, तो भास्कर बर्मन था, और हर्षवर्धन के साथ इसकी संधि भी काफ़ी की गई थी, जिस कारण से ये फेमस हुआ था। 5वां प्रश्न है कि समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार यानी कानी परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो ऑप्शन से एलिमिनेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस समय एक इस तरह से फंक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ये इवेंट में है जो उपस्थित होते हैं। ज़्यादातर मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 10 अगस्त 2020 हो सकता था। देख सकते हैं 10 अगस्त ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 2019-20 दिया गया था। ठीक है, तो मोस्ट आंसर क्या है करेक्ट, तो 10 अगस्त 2020। अगला प्रश्न 6 नंबर, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा ओडोमीटर से, जो आपको गाड़ी के आगे इंडिकेटर के पास वो जो आगे लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसी में स्पीड आपको बताता है कितना, सॉरी स्पीड नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आप ट्रेवल किए, ये गाड़ी में लगा होता है। ठीक है, तो इसको ओडोमीटर सही हो जाएगा। फ्रेंड अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो जानते हैं कि 104th अमेंडमेंट आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा एंग्लो इंडियन में जो लोकसभा के लिए 2 सीट और विधानसभा में 1 सीट है जो आरक्षित किए जाते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। और SC और ST के कार्यकाल को भी है, जिसका जो रिजर्वेशन है उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है इस ही एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप जैसे बना सकते थे 16, 15, 21, 21, 10, 31, इस तरह से करके आप बनाते तो आंसर आपको ऑप्शन ए करेक्ट होता, 22 इसका आंसर हो जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16, 15, 31 हो जाएगा, 21, 10, 31 हो जाएगा, 13, 7, 20 हो जाएगा, 10, 10, 20 हो जाएगा, 15, 21 क्या है, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, इसी 14, 8 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो 14, 22 क्या हो जाएगा, तो टोटल 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी, तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी वन लाइनर प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि कौन आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो यहाँ पे यानी मानव के द्वारा इसको बनाया गया है, तो ये चेन्नई आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे। इसमें भारत का स्टैंड क्या था, तो भारत इसने क्या किया था, तो इसको है जो पूर्ण है जो इसके सदस्य बनने के लिए हामी भरी थी, यानी कि इसको है जो सिग्नल दे दिया था। जबकि 3 राज्य जैसे 3 देश क्या थे, इसमें अमेरिका भी शामिल थे, जिसने है जिसको वोट देने से इनकार कर दिया था। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ देख सकते हैं तिल यानी सेसम, सोयाबीन और मूंगफली के है जो उसको शामिल किया गया है, जबकि नारियल तेल को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसमें आत्महत्या के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी कुवैत हो जाएगा। क्या, तो कुवैत।
और आगे है प्रश्न जो कुछ पूछे गए थे अधिकारी और विभाग से, जो कहाँ है तो मराठा शासक के अष्टप्रधान प्रणाली में कौन कौन शामिल थे। तो जानते हैं कि अष्टप्रधान मराठा समाज, और तो इसमें कौन है सचिव, आपको जो आता था उसको पहले अटैक करना था। जैसे सामंत, सामंत क्या पहले भी आपने पढ़ा है, सामंत क्या है तो विदेश मंत्री हैं। तो सी का 4, जहाँ भी सी का 4 है उसमें करेक्ट कीजिए, तो सी का 4 ऑप्शन ए में है। और उसके बाद देख सकते हैं सी का 4 मिल जाएगा तो ए का 2 हो जाएगा, सचिव है जो पत्राचारी प्रभारी, और फिर बी का 1 पेशवा क्या है तो प्रधानमंत्री, आप जानते ही थे। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अमात्य क्या है तो वित्त मंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। देखिए कहीं कहीं ऑप्शन इसमें हमने देखा है, सर्च किया है, तो इसका कहीं कंज्यूमर गुड्स है और कहीं पे ये कैपिटल गुड्स है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पे आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स को आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इसका और ये बुनियादी ढांचा और निर्माण वस्तु तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, बस ऑप्शन ए इसको लेकर चल सकते हैं, बाकी आयोग फिर इसको या इसको भी दे सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की ऊष्मा स्थानांतरण की जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जानते हैं कि संचालन में कंडक्शन में एक माध्यम की जरूरत होती है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जबकि रेडिएशन विकिरण में क्या होता है कि इसमें ऊष्मा स्थानांतरण की जरूरत नहीं होती है। इसके ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है। तो जानते हैं कि लावा यदि ऊपर निकल गया और फिर क्या गिरने लगा धरती से फट करके तो क्या होगा, तो ये जमना स्टार्ट करेगा तो इग्नियस रॉक बनेगा। इग्नियस के बाद ही फिर सेडिमेंट्री और फिर क्या मेटामॉर्फिक बाद में बनेगा। अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री यानी टेक्सटाइल्स मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से चुने गए हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है यानी कौन रहते हैं। तो जानते हैं कि नेग्रोइड तो इसमें कट जाता है, ऑस्ट्रेलॉइड भी कट जाता है, नॉर्डिक भी जो नॉर्डिक कंट्री में है। यहाँ पे मंगोलॉइड काफ़ी है जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मंगोलिया से मंगोलॉइड भी है, यहाँ पे भी ऑप्शन क्लिक कर सकते थे। चचनामा की बात करते हैं, इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। ये सिंध इतिहास की पुस्तक है, इसके बारे में अनुवाद किया गया था फारसी में किसके द्वारा, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप जानते हैं इसको आंसर, काफ़ी लोग कंफ्यूज इसमें हुए हैं, लेकिन इसमें लो टेम्परेचर क्या इसमें लो करेंगे और प्रेशर हाई करेंगे। जैसे सीएनजी जो गैस होता है इसी को भरा जाता है क्या, तो हाई प्रेशर और फिर टेम्परेचर लो करके, जिस कारण से गैस का द्रवीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बतलाइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मोहन चरण मांझी। किस राज्य, ओडिशा राज्य के किस विधानसभा से चुनाव में ये चुने गए थे। तो इसका आंसर कोंझर हो जाएगा, क्या क्योंझर हो जाएगा। ये आपको है जो काफ़ी है जो फैक्चुअल है जो पूछा गया था, काफ़ी है जो कन्फ्यूजिंग था। ठीक है, किसानों के द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्रों को प्रकाशित किया है। तो ब्रोकन विंग तो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जाता है, इसमें लोक संग्रह हो जाएगा, क्या लोक संग्रह। अगला प्रश्न है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है। तो इसका आंसर जानते हैं कि 24 घंटा में क्या होता है 22 बार, और 12 घंटा में कितना 11 बार, 11 गुना 2 22 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। देखिए लोहे का अयस्क इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें कहीं कहीं पायराइट का भी जिक्र दिया गया है, लेकिन पायराइट पूरी तरह से है जो मतलब थोड़ा सा अंश इसमें पाया जाता है, जबकि लिमोनाइट क्या है। और एक दरोगा 64 पोस्ट मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा गया था कि लोहे का अयस्क कौन सा है, तो लिमोनाइट है, तो इसलिए इसको मान के चल सकते हैं सही। फराजी आंदोलन के संस्थापक पूछा था तो हाजी शरियतुल्लाह, और कई बार आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, हाजी शरियतुल्लाह। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमलों में कहां हत्या कर दी गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ईरान हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट बताया है, उसमें वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में कितना बढ़ने की उम्मीद है। ये काफ़ी है जो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी डाटा वाला क्वेश्चन था, इसको काफ़ी लोगों ने गलत किया होगा या फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे 100 से 120 लाख करोड़ हो जाएगा, क्या 100 से 120 लाख करोड़ रुपया। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है, इसको है जो आपको सजाना है।
देख सकते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, यानी ईस्ट टू वेस्ट इसको सजाना है। यहाँ देख सकते हैं पहले आपको सबसे बेस्ट में कौन हो सकता है, तो यहाँ पे K2 है जो सबसे बेस्ट में आपको पता है, और सबसे बेस्ट में क्या है तो गारो पहाड़ियाँ हैं। सबसे ईस्ट में गारो पहाड़ियाँ हैं और बेस्ट में क्या है K2 है। यहाँ पे 4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन इस तरह से करेक्ट भी कर सकते थे कि गारो, नंदा देवी, कामेत और K2 ऑप्शन में सही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स मिलान करना है कि वैशाली, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा होगा और ये फिर तो जानते हैं कि भागलपुर में क्या है तो रेशम वस्त्र पाए जाते हैं, और जो सिल्क सिटी भी कहा जाता है क्या तो भागलपुर को। यहाँ पे बी का वन देख सकते हैं किस तरह से कोडिंग किया हुआ है आंसर, सीधे सीधे आंसर आपका निकल के आ गया। जमुई में जानते हैं अभी हाल ही में सोना की प्राप्ति की गई थी, और सी का 2 हो जाएगा। जमुई का क्या तो ये देखते सोना, और मधेपुरा में क्या जानते हैं रेल डिब्बा कारखाना है, और वैशाली है जो पुष्प उत्पादन में एक नया क्वेश्चन आपको मिला है कि पुष्प उत्पादन में के लिए जाना जाता है वैशाली। लगभग 200 वर्षों तक न्यूट्रल यानी तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट स्वीडन हो जाएगा। उर्वरक के और टोटल कितने देश है तो इसमें 32 देश शामिल है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर देख सकते हैं फास्फोरस हो जाएगा। हालांकि कहीं कहीं ये नाइट्रोजन और पोटासियम का भी उपयोग है जो किया जाता है इसके उर्वरक का, इसमें पौधों को विकास करने के लिए, लेकिन इसमें मोस्ट जो करेक्ट आंसर होगा फास्फोरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी तो ऐसे सब लोग जानते हैं कि 1000 दिनारी को किससे खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी खरीदा था नुसरत खान से। नुसरत खान का ये गुलाम था, लेकिन पहली बार ये इसको खरीदा था कौन तो नुसरत खान ने, उसके बाद खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, किससे नुसरत खान से। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर पूछा जाएगा किसने खरीदा था, हो सकता है दोनों दे दें या फिर देगा नुसरत खान देगा, क्योंकि सबसे पहले वो खरीदा था, अलाउद्दीन खिलजी बाद में खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में आप रख के चल सकते हैं, पूरी तरह 100% अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1982। और ये टेट का प्रश्न है, डायरेक्ट है जो क्वेश्चन है जो उठा के वहाँ से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि द न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड। यहाँ पे हमने जब 7500 बुक का सीरीज एडिटोरिया क्लासेस चैनल पे कराया था, तो उसमें से बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे कराया था, और फिर जो करंट कराया था उसका एक्स्ट्रा पॉइंट से भी क्वेश्चन देखा गया है। तो न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड अरविंदो घोष की यह पुस्तक है, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, इसका विषय क्या था, तो जानते हैं इसको हमने कई बार बताया भी था और ये क्वेश्चन में डिस्कशन भी कराया था करंट अफेयर्स में। तो आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, इसका मुख्य थीम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको आपको पता ही होगा क्या है, तो RN मधुलकर। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा भी गया है। यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न है। अब जानते हैं कि A+N-1 × D के फार्मूला पे ये बनता है, और इसका आंसर क्या है, तो इसका 14वां पद निकालना था, आपने निकाला होगा, काफ़ी ईजी था, -38 हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन में योगदान कितना था। यहाँ पे आप यदि शुरू का लेते तो 17.7% दो ऑप्शन में दे रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कि एग्रीकल्चर 77.7%, 17.7% और 27.6% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और 54.7% यहाँ पे सर्विस सेक्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है, तो जानते हैं कि जो बिहार के रहने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि NIT के पास, NIT जो आगे बढ़ते हैं तो गंगा घाट पे ये क्या है तो पटना में बनाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल है जो अग्निशामक का घटक है, तो इसका आंसर यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक एसिड और बाइकार्बोनेट विलयन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सांद्र तनु सांद्र, इस तरह से यही सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है तो सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के आसपास इसको घुमाया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये तनु होगा या फिर ये क्या, तो ये विलयन क्या हो जाएगा, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से
किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो प्लीहा मतलब स्प्लीन का बुखार किसे कहा जाता है? तो ये एंथ्रेक्स हो जाएगा। क्या? एंथ्रेक्स हो जाएगा। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, याकोसुका जापान। याकोसुका जापान काफ़ी है जो ये न्यूज़ में भी रहा था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट सही कर लें। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था और ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलता है कि निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इस तरह से लिखा गया है, तो मेडिसिन को क्या कैसे लिखा जाएगा? तो देख सकते हैं कि पहले आर को आगे कर दिया गया है, उसके बाद एक है जो बढ़ाते हुए चला गया EFTU इस तरह से। तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर है जो PYQ का ही है, इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाएगा, इंफ्रारेड विकिरण हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसको हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन में किया था 7500 प्लस बुक का सीरीज एडिटोरिया क्लासेस चैनल पे। यहाँ पे यह है जो सही हो जाएगा, और ऑप्शन से भी काटते तो यहाँ पे कट जाता, क्योंकि मदुरई है जो होता नहीं और कांचीपुरम भी नहीं होता। ठीक है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था और उसे प्रकाशित होने से रोका गया था, इसके लेखक कौन था? तो मोहम्मद वली हसन। मोहम्मद वली हसन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी मतलब उस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था जो काफ़ी फैक्चुअल था। हो सकता है आपने अटेम्प्ट ना भी लिया भी होगा, तो इस तरह से प्रश्न गलत हो जाते हैं। देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 26% है। 26%। जानते हैं कि बिहार में मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो जानते हैं कि 23.3% दो ऑप्शन में था। इसके बाद है जो 37%, इसके थोड़ा सा आगे भी होता है, 40-41% भी आगे बढ़ा है, लेकिन 2022-23 की पूछा गया है तो 37% ये है जो ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? तो जानते हैं कि अभी ब्रिक्स का जो आयोजन किया गया था कहाँ पे? रूस के कजान शहर में। कहाँ? रूस के कजान में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो जानते हैं कि प्लास्टिक दो तरह से होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक को यदि आप उसका टेम्परेचर देकर उसका रूप रंग आकार है जो बदल सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग एक बार जो स्ट्रक्चर बन गया वो उसको आप है जो दोहरा नहीं सकते हैं। तो इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल है, तो मेलामाइन है। काफ़ी बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं PQRS में कितने त्रिभुज है ये पूछा गया है, तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट किए होंगे, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से कारण क्या है? तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, किसी महिला की शादी हो जाती है जिस कारण से वो अपने पति के साथ है जो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, और ये भी उसका एक प्लान का ही भाग है। ठीक है, तो इसका आंसर सारे क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? मुद्रास्फीति क्या होता है? किसी वस्तु की प्राइस में बढ़ोतरी हो जाना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 4.5%। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, देख सकते हैं। यदि आपको याद होता तो आप बनाते, नहीं तो आपको गलत ही होता। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित पुस्तक है? तो ये PN ओझा के द्वारा लिखा गया है। क्या? PN ओझा। अगला प्रश्न है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कवक हो जाएगा। ऐसे आपको ये फर्न वगैरह में भी दिखता है, लेकिन यहाँ पे कवक इसका मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली को स्थानांतरित कब किया था और राजधानी कब बनाया था? 1911 में ट्रांसफर किया था कोलकाता से दिल्ली, लेकिन राजधानी कब बनाया था? 1912 में राजधानी बनाया था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रश्न है फ्रेंड्स कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? काफ़ी बार पूछा भी गया है कि जोजिला सुरंग की लंबाई क्या है, तो ये सब पूछे भी जाते हैं। तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है कौन? जोजिला सुरंग। और ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर, जो अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है।
अगला प्रश्न है कि आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अकुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है। यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो यहाँ पे बन सकता था, क्योंकि ये कुट्टी वगैरह ये सब तमिलनाडु में ये सब शब्द का यूज होता है। तो आर अश्विन कहाँ का है, तमिलनाडु का है, जो इंडियन क्रिकेटर हैं। और आर अश्विन और एश मोगा ने यह पुस्तक लिखी है, दोनों मिल करके। फरवरी 2024 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में बहुत सारे दिए गए, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, ये सब है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको ऑप्शन बी क्या था, अबू धाबी था। अबू धाबी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते हुए आप बढ़ते तो इसका भी बन जाता। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है, अन्यों से अलग है। तो देखते हैं, तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी, सब सारे कहाँ गिरते हैं। तो एक गिरते हैं कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। जबकि नर्मदा है जो कहाँ, अरब सागर में गिरती है अकेली। या नर्मदा, ताप्ती, ये सब सारी नदियाँ क्या है, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है रीजनिंग का है, और ये बोर्ड मास के आधार पर बनाया जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका आंसर आपने बनाया ही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व कौन सा है, यानी आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया गया एलिमेंट है। टिकेंथियम है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन के श्रेणी में था, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि टीई का क्या मतलब होता है, टीएच, टीआई, टीसी क्या है। तो ये है जो बनाना थोड़ा सा भी टफ था। ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी पेपर इजी था, तो यहाँ पे पेपर का लेवल देखते हुए आप है जो एनालाइज कर सकते हैं। काफ़ी पेपर है जो टफ इजी नहीं था, है जो मॉडरेट से कुछ प्रश्न है जो टफ भी था। ठीक है, जैसे इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, एक पूछा गया था CGTMSE का फुल फॉर्म क्या था। फुल फॉर्म यहाँ पे 2 पूछा गया था। यहाँ पे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, MSME का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे भी आप है जो ट्रिक लगा करके निकाल सकते थे। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, तो क्या होगा, पहले माइक्रो आएगा, माइक्रो के बाद क्या है, स्मॉल आएगा। तो माइक्रो एंड स्मॉल यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम रहता, तो यहाँ पे क्या था, एशियम आगे रहता। तो इस तरह से भी कोडिंग करके आप आंसर निकाल सकते थे। देख सकते हैं काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मा है। ऑप्शन बी प्लाज्मा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको भी आप ऑप्शन को एलिमेंट करते हुए आगे बढ़ सकते थे। जानते हैं कि आजीविका संप्रदाय के जो संस्थापक है कौन है, मखली पुत्र गोसाल है। तो ऑप्शन ए तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा तो बी एक यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ए इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। और दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है। इसने ही कहा था कि कर्म है जो आप करो या ना करो, लेकिन भाग पे भरोसा रखो। यदि आपका भाग अच्छा है तो आपका है जो अच्छा ही होगा। कर्ज लेकर घी पियो, ऐसा इसने सिद्धांत दिया था। तो ए और बी आपको पता है कि दोनों सही है। तो ए और बी यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन सी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से ए और बी जिसमें सही है, तो देख सकते हैं जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो उस समय के आप जो देखते होंगे, जो भी संस्था है जो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ये आजीविका संप्रदाय, ये सब सारे हो रहे थे, वो क्या था, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। क्योंकि उस समय ब्राह्मणवाद भी फैला हुआ था, और ब्राह्मणवाद इस तरह से काम करते थे कि जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट इसमें कट जाता। और आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं भी होती थी। ऐसा भी जानते हैं कि आजीविकों के लिए है जो दशरथ के द्वारा क्या किया गया था, तो बराबर में हिल्स बनाया भी गया था। ठीक है। तो इस तरह से ए, बी और डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि ब्राज़ील के मिनास गेरास प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है। और ये भी आगे पूछ सकता है कि मिनास गेरास प्रांत कहाँ पे लोकेटेड है। तो ब्राज़ील में है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये लौह एस्क यानी आयरन ओर के लिए फेमस है। लेकिन ऐसा पूछा है कि मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है, ये नहीं पूछा है। तो इसमें बॉक्साइट भी इसे यहाँ पे मिलता है, लेकिन ऐसे मुख्यतः लौह एस्क के लिए जाना जाता है। तो आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था। तो इसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आंसर होने वाला है ये क्या है, तो इसमें आप क्षत्रिय समाचार, उद्योग, कहीं इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। ठीक है। ऐसे ये ऑप्शन काफ़ी सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है। तो देखते हैं इसमें क्या है, छोटा तारा। छोटा तारा तो होगा नहीं।
कॉमेट होगा, कॉमेट है, उल्कापिंड है, उल्का है। तो देख सकते हैं कॉमेट को पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा मतलब इस तरह से है जो रूप ले लेता है, यानी अंडाकार बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस तरह से है जो ये पुच्छी का आकार और इसे हेडिंग की तरफ इस तरह से जलते हुए रहता है। तो कॉमेट यहाँ पुच्छल तारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन रीजनिंग का। 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च 1996 का जिसको ट्रिक मतलब उस तरह से फार्मूला नहीं लीप ईयर का आता था, वो है जो थोड़ा सा भी कोडिंग करके भी बना सकता था, क्योंकि 1 फरवरी को 1996 को बुधवार है। 1 फरवरी से अगला 3 मार्च को निकालना, यानी कि 1 महीने का ही आपको निकालना था। तो यदि आप जैसे एक को है जो बुधवार है, तो 1 7 8, फिर 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 के बाद 29 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। फिर 30 को क्या, बृहस्पति। 31 के बाद क्या है, एक है, सॉरी यहाँ पे 3 मार्च पूछ रहा है, हाँ 29 के बाद 1 मार्च हो जाएगा, फिर 2 मार्च और 3 मार्च को क्या हो, शनिवार इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो हमने पूरी तरह से बताया था आपको कि उस स्थान का नाम बताया जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहा था, जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, देखिए नाम नहीं पूछा लेकिन नाम हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है कि कौन सा। तो थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। तो ये कहाँ पे, पेंसिल्वानिया जगह है। काफ़ी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी है जो ये क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग टेक्सास मारा होगा, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे शहर का नाम उसको याद नहीं है, टेक्सास है थोड़ा सा सुना हुआ लगता है। और इसको हमने जब करंट अफेयर्स का क्लास करा रहा था उस समय हमने बताया था कि थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने डोनाल्ड ट्रंप के कान में है जो कनपट्टी गोली मार दिया, कान का चदरा फाड़ दिया था। तो इस तरह से आपको भी याद होगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है। तो यह दूसरी आ चुकी है। ये भी है जो यदि आप बना रहे होंगे या तो कोई चौथा मारा होगा या दूसरा मारा होगा, ठीक है। तो दूसरा आंसर ऑफ ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, दूसरा करंट अफेयर्स जो एडिटोरिया करंट अफेयर्स से ही आया है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है। तो सीन नदी किनारे आपने पढ़ा होगा, फ्रांस के नज़दीक बहती है सीन नदी, और ये पेरिस शहर है जो यहाँ पे स्थापित है, सीन नदी किनारे बसा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन होने के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति ₹1000 करोड़। ऐसे प्रश्न को आप देखकर कैसे कह सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देख सकते हैं काफ़ी है जो उस तरह से बनाया गया है कि आप है जो कोई भी मारेंगे ऑप्शन, तो 1000, 1500, 2000 कुछ भी मारेंगे तो आपका है जो मतलब यदि आपको नहीं पता होता तो ये है जो गलत ही होता, ठीक है। तुक्का ही लगना ये भी सही हो सकता था, ठीक है। अब मिलान करना है, देख सकते हैं मिलान करने के लिए आप है जो पढ़े ही होंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी हमने बार बताया भी था। तो आईएनए और आज़ाद हिंद फौज, खाली 4 का डी जानते हैं रंगून में इसकी है जो बनाया गया था। आईएनए और आज़ाद हिंद फौज कहाँ पे, तो ऑप्शन डी 4 का डी सही हो जाएगा। युगांतर आश्रम क्या हो जाएगा, 3 का सी सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये इसका आंसर क्या होगा, तो सियाटल। और स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर जो कनाडा में है। तो इस तरह से ऑप्शन ए है जो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आगे भी एग्जाम के लिए आपको ये सब याद रखना है ताकि आगे भी पूछ सकता है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। काफ़ी बार आपको हमने बताया भी था, स्टैटिक जब 7500 प्लस बुक का सीरीज का हमने एडिटोरिया पे करा रहा था तो उसको हमने बताया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर है जो घोषित किया गया था। काफ़ी है जो 2-3 बार ये क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया है, ठीक है। तो इसका कोझिकोड शहर हो जाएगा, कोझिकोड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे जो करंट अफेयर्स आप देखे होंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स से ही आए हैं। लगभग है जो 45 के क्वेश्चन के आसपास है जो बिहार स्पेशल और ये जो मेन करंट अफेयर्स है वो पूछा गया है। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो इसको काफ़ी इजी क्वेश्चन था, साइंस का एक क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा सेल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है, तो आपने ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली अटेम्प्ट किया होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, बजट से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। ये देख सकते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत का दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है। और ये हमने बताया ही था कि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्राथमिकता जो दिए गए हैं बजट में उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था एडिटोरिया क्लासेज चैनल पे। इसको ऑप्शन सी यहाँ पे देखते हैं, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता
रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, ऐसे सारे इसमें दिए गए हैं, जबकि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो जानते हैं, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन से भी आप है जिसको एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि महानदी, यमुना, नर्मदा, ये सब सारे नदियाँ हैं जो कहाँ बिहार में बहती ही नहीं है। कहाँ पे? ये साउथ इंडिया। ये महानदी कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। नर्मदा इधर गुजरात मध्य प्रदेश तरफ, यमुना हो जाएगा उधर उत्तर प्रदेश के साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है जो सीधे ये तीनों कट जाता, ऑप्शन ए घाघरा ही है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए आगे आप अटेम्प्ट कर सकते थे। प्रश्न नंबर प्रश्न है कि अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देख सकते हैं कि इसमें 10 तरह से उसने बताया था भूमि के प्रकार अमरकोश ने। ठीक है, अमरकोश के अनुसार, जिसे अमर सिंह ने लिखा है, उर्वरा उपजाऊ यानी उपजाऊ भूमि, रेगिस्तानी भूमि, घास की भूमि और वर्षा से सिंचित भूमि को कहा जाता है देवमात्रक, और घास की भूमि को सादवाला कहा जाता था, और रेगिस्तान मरु और उपजाऊ उर्वरा। यहाँ पे ये दोनों टर्म को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन ये सारे सही है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही है, यानी ए भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी और डी भी। ये इस तरह से जो ऑप्शन दिया है ये काफ़ी थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो जानते हैं कि जो आई है 243 आई किसके बारे में बात करता है? तो ये राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। जैसे याद रखना है आपको, आई से क्या? फाइनेंस, फाइनेंस आई। ठीक है, तो आई हो गया, आई तो ये कट जाएगा। जिला कलेक्टर करेगा नहीं, संसद तो करेगा नहीं, इसमें कौन? राज्य विधानमंडल। इस तरह से कोडिंग करके आप भी है जो अल्टरनेट ये एलिमिनेट ऑप्शन कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? यहाँ पे देख सकते हैं घर्षण बल, बिना संपर्क का ये बल काम ही नहीं करेगा। प्रभावी बल यानी इम्पैक्ट फोर्स, जब तक इम्पैक्ट नहीं लगेगा तब तक ये फोर्स काम नहीं करेगा। और इस तरह से प्रभावी बल कुछ जो मुख्य रूप से कोई एक बल नहीं है। ठीक है, चुंबकीय बल की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, तो एक इधर है नॉर्थ, इधर साउथ है, जो दोनों को जो इस तरह से ले जाया जाता है, जैसे ये मैग्नेट है और कोई भी वस्तु यानी लोहे का वस्तु या उस तरह से मैग्नेटिक जो है उसको आसपास ले जाया जाता है, तो ऑटोमेटिक ये है जो क्या दूर से ही क्या होता है, ये चुंबक है जो अपना गुण विकसित करने लगता है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है? तो सूरज से है। जिस तरह से मोटरसाइकिल में बैटरी काम करता है उस तरह जीवन जीने के लिए भी सूर्य से हमारी एनर्जी मिलती है। अगला प्रश्न है कि राजा प्रवर सेन, काफ़ी है जो क्वेश्चन ये थोड़ा सा परेशान करने वाला था। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हैं। कह रहा है कि राजा प्रवर सेन के बारे में विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कह रहा है वह बाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, वह अपने पिता बिंध्यशक्ति के उत्तराधिकारी बने। यानी कि जो प्रवर सेन, राजा प्रवर सेन, जैसे बाकाटक वंश का जो स्थापना किया था बिंध्यशक्ति के द्वारा किया गया था, और बिंध्यशक्ति का ही बेटा कौन था? तो ये प्रवर सेन था। तो इसमें वह अपने पिता बिंध्यशक्ति के उत्तराधिकारी बने, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। और बिंध्यशक्ति के उत्तराधिकारी यानी कि ये प्रवर सेन, वह बाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। देखिए जब कोई भी पहली बार जो मुख्य रूप से शासन करता है, वंश बनाता है, तो उसके बाद है जो उसका बेटा ही है जो मुख्य रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है। कई बार आपने देखा भी होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से वह बाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक तो था। और अगला है कि उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद तक यह है जो सिमटा हुआ था। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे क्या है जब गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका साम्राज्य है जो क्या दक्कन क्षेत्र के आसपास से लेकर के थोड़ा सा नॉर्थर्न इंडिया में थोड़ा सा है जो फैला हुआ था, लेकिन इस तरह से बुंदेलखंड से लेकर पूरी तरह है जो ये फैला हुआ नहीं था। उनका उल्लेख है जो पुराणों में मिलता है, तो इतना भी बहुत बड़ा काम नहीं किया था कि इसका उल्लेख है जो पुराणों में मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी है जो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए और सी है जो मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 88 नंबर प्रश्न, मिलान करना है समाचार पत्र और संपादक। देख सकते हैं इसको हम बताएंगे किस तरह से आप है जो कोड से निकाल सकते थे आंसर। इंडियन ओपिनियन के बारे में आपने सुना होगा, इसको महात्मा गांधी ने लिखा है, तो 2 का ए मिल जाएगा। तो 2 का ए यहाँ था, 2 का ए यहाँ था। और बंगाली भी आपने सुना होगा, और फिर हिंदुस्तान कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तारकनाथ दास के द्वारा ये फिर हिंदुस्तान लिखा गया है, और आगे भी एग्जाम के लिए आप याद रखेंगे। तो 1 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और 2 का ए, 1 का डी, 2 का ए यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में बस दिया गया है।
ठीक है। और वॉइस ऑफ इंडिया जानते हैं दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। ये आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अभी से ही इसको याद रखना है। देखिए उस समय जो पूछा गया था कि किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे। तो आपने इसका मैच भी आपने देखा होगा। तो 57 किलोग्राम के भार में ये है जो कम्पीट करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पॉपुलेशन का प्रतिशत सर्वाधिक था। देखिए एसटी पॉपुलेशन का प्रतिशत सर्वाधिक था, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में जमुई, पूर्णिया, बांका वैसे वैसे क्षेत्रों को ही दिया गया है जैसे आपको लगे कि यहाँ पे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर ऑप्शन ए कटिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ, यानी सबसे ज़्यादा बजट का एलोकेशन, सबसे ज़्यादा फंडिंग दिया गया। तो शिक्षा क्षेत्र को जानते हैं कि बिहार में लगभग 22.5% के ऊपर है जो इसमें शिक्षा में है जो पूरे बजट का दिया गया था। अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से अलग होता है। यहाँ पे PQRS, ठीक है, STUV, फिर VWX, इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी है जो मिलान करेंगे आप तो सबसे अलग रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट जो धातु के अयस्क हैं किसके हैं। यहाँ पे चांदी का तो होगा नहीं, एल्युमिनियम आप है जो लेके चल सकते थे। ये भी को थोड़ा सा परेशान करने वाला था वैसे स्टूडेंट को जो डायरेक्टली नहीं जानते थे कि कोरंडम और क्रायोलाइट किसके अयस्क हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की जो पात्रता आयु है उसको 80 से बढ़ा करके 85 वर्ष कर दिया गया है। तो 5 वर्ष एक्स्ट्रा कर दिया गया है। और ये एडिटोरियल करंट अफेयर्स से ही काफ़ी है जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसी में से ये भी एक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है। तो इन दिए गए ऑप्शन में सारे यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आसपास से जो रिजर्व के मामले में है तो झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है। और इसमें उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि किसी में ये नहीं पूछा है कि प्रमुख भंडार है जो इसमें कौन सा राज्य है। ठीक है, तो इसमें सारे में प्रमुख है जो क्या कोयला का इसमें उत्पादन या भंडार है जो सुनिश्चित किया जाता है। 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन, सेकुलर एंड सोशलिस्ट यानी धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी, पीटी या फिर दरोगा एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इसमें से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। तो ये जानते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार में रहते हैं, इसलिए इसका आंसर जानते हैं। टोटल पीवीटीजी क्या होते हैं, टोटल जो इसमें भारत में टोटल 75 पीवीटीजी हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो 13 है जो ओडिशा में है। कहाँ, ओडिशा में। इसको भी याद रखना है, हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ दे क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन है जो यूपीएससी पीटी में 2020 के आसपास इसको पूछा गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, लेकिन इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड मान सकते हैं 54,111 यदि ऑप्शन में ही मानना है तो, लेकिन 59,000 के आसपास इसमें है। ठीक है, और आपको बता दें कि अभी जो 2011, 12, 13 जो गवर्नमेंट का अभी जो बेस ईयर था अब उसको बढ़ा करके चेंज किया है, 2022-23 तक बढ़ा के किया गया है, 2022-23 कर दिया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है। तो जानते हैं कि विष्णुपद जो मंदिर है वो कहाँ पे है, तो ये गया में है। गया में है फल्गु नदी के किनारे, जिसे अहिल्याबाई के द्वारा इसको बनाया गया था। ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है जिस कारण से आप जानते भी हैं। और फल्गु नदी के किनारे ही है जो क्या तो रबर डैम भी बनाया गया है बिहार में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में सुमेलित करना है राजनीतिक संगठन और उसके संस्थापक को। देखिए यहाँ पे काफ़ी है जो ये देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसको हमने 7500 प्लस बुक का जो हमारा पहला वीडियो था उसी में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में है जो बताया था कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक भी बताया था, तो इसका तो जानते भी हैं कि इसका स्थापना किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जानते हैं 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। और खाकसार की आपने यदि कहीं नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में जान लें कि खाकसार की स्थापना इनायतुल्लाह मशरिकी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी एक राजनीतिक संगठन था खाकसार। हो सकता है आगे है जो इसको पूछ दे, तो इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री अरविंदर जी पटना साहिब, देख सकते हैं कि ऑप्शन में ही पटना दिया हुआ है, तो पटना साहिब। और जिसका एग्ज़ाम है जो पटना सिटी में होगा, पटना साहिब में होगा, वो उसको तो पता ही होगा क्योंकि वहाँ से वो क्रॉस करके ही गए होंगे। और जानते हैं कि 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो ये पटना साहिब में ही हुआ था। बिहुला बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका आंसर भागलपुर हो जाएगा। क्या? भागलपुर। ये काफ़ी थोड़ा सा जिसने पढ़ा होगा बताया होगा। ठीक है, और जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। और आर बराबर ओम्स लॉ का क्वेश्चन है। आर बराबर क्या? सिंपल, काफ़ी सिंपल है। आर बराबर क्या हो जाए? तो भी बटा आई हो जाएगा। आर बराबर भी बटा आई। कितने लोग हैं जो इसमें भी गलती किए होंगे पलटने में? आर बराबर भी बटा आई हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, यानी प्रॉफिट ऑफ, जो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट है उस पर रोक लगाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में गलती हो सकता था। 102 एक सी, 102 एक बी, 102 एक डी, 102 एक ए, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन तो काफ़ी इजी नहीं था, इसमें थोड़ा सा है जो परेशानी हुआ है लोगों को। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख सकते हैं कि कह रहा है किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यंक वंश की स्थापना किया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा कि हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया है। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में रिटायर्ड हो गई, उसके बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। वह नीति आयोग की सदस्य थी, गलत हो गया। वह विश्व मामलों की भारतीय परिषद की सदस्य थी और वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय राजदूत बनी। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बल्कि कहाँ? तो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत पहली महिला बनी थी। ये भी तो यहाँ पे उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी इजी क्वेश्चन ये नहीं था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। यदि आपने जानता होगा तो ये आपने बनाया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता था। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? पानी का वाष्पीकरण होना और कपूर या क्रिस्टल का उदरपातन। यहाँ देख सकते हैं इसमें ये एंडोथर्मिक है, जबकि ये क्या है? एक्सोथर्मिक है। कौन कौन? सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण, बिना बुझे हुए चीनी का चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, ये दोनों क्या है? दोनों अलग रिएक्शन लग रहा है और ये दोनों एक जैसा रिएक्शन लग रहा है। दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। काफ़ी थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा ये देखते आप इसको थोड़ा सा शांत दिमाग से, तो ये ऑप्शन भी इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, इसलिए ऑप्शन बी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। संसद में कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन का लाने का उद्देश्य क्या होता है? तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यही इसका मुख्य है जो उद्देश्य होता है। और ये ऑप्शन आपने सही बहुत सारे प्रश्नों को इसको बहुत लोगों ने बनाया भी होगा। सरकार के दैनिक वित्तीय खर्च पर रोक लगाना इसका कोई मुख्य मकसद ऐसा नहीं है, और ये पहला ऑप्शन है जो सही है। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी। वही अभी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ क्या है? तो ये भी ये वित्त मंत्री भी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में कब आया था? तो जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत की स्थापना की जाती है, और ये उड़ीसा साथ में रहता है, इसको बंगाल से अलग किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि अप्रैल 1912 तो होगा नहीं, मार्च 1912। फिर बाद में 1936 में क्या होता है? उड़ीसा है जो इससे बिहार से भी अलग हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो दिक्कत कर सकता था। ऐसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी ये पार्ट है, लेकिन बीपीएससी ने कभी पूछा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स तो होगा नहीं क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट था। ठीक है, जेम्स विल्सन। ये ऑप्शन को काट के आप इसको ऑप्शन सी थोड़ा सा आप तुक्का ले सकते थे, या फिर इसको जो लीव कर सकते थे, छोड़ सकते थे। तो ऑस्टिन चैम्बरलेन हो जाएगा।
कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो सोलर कांस्टेंट का जो वैल्यू है क्या है? तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी थोड़ा सा लेंदी या मैंने उस तरह से फैक्चुअल बहुत ज़्यादा था, तो बच्चों को ज़्यादा परेशानी इसमें देखने को मिला होगा। तो इसमें देख सकते हो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, इसमें बार बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाता था उसमें कुछ ना कुछ है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये है जो चेंज करते रहता था। कभी कमांडर इन चीफ को लाता था उसमें हटाता था, कभी कुछ तरह से मेंबर को आगे पीछे करते रहता था। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, हो ही सकता है। और प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो दिया ही गया था, आपने पढ़ा होगा कि डायरकी को क्या तो सेंटर में लाया गया था स्टेट से हटा करके। 1935 के अधिनियमों का मूल्यांकन और भारत के संघ का प्रस्ताव। भारत के संघ जानते हैं कि फेडरल स्टेट के लिए प्रपोजल लाया गया था किसके द्वारा? तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही एक फेडरल स्टेट बनाया गया था। और 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन देख सकते हैं कि अपने खुद ही जब यहाँ पे आप कॉमन सेंस से बता सकते थे कि जैसे खुद ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया और खुद ही उसी में मूल्यांकन यानी इवेल्युएट करना कि क्या ये सही है क्या फिर गलत है, तो खुद ही में ऐसा एक प्रोविज़न क्यों लाएगा? नहीं लाएगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। बाकी आयोग के ऊपर है जो डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? जानते हैं कि एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मनोनीत करना लोकसभा में किसके आंग्ल इंडियंस को इसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न कि 2015 की बिहार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 341 आपको ही आगे भी याद रखना है। तो इसका तांती तंतवा इसका आंसर हो जाएगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, बिहार में, तो ये भी याद रखना है। काफ़ी प्रोटेस्ट भी इसमें इस कम्युनिटी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बार बार एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका आप सीधे सीधे यदि आप जानते तो बनाते कि कार्लोस अल्कराज इसका आंसर हो जाएगा। किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में ही सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट भी चढ़ गया और माउंट लोहसे भी पर 2 बार चढ़ाई किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सत्यदीप गुप्ता। ये भी आप है जो करंट अफेयर एडिटोरिया में दिया गया था, इसको भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सेक्स रेशियो क्या है, लिंग अनुपात क्या है? तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसमें थोड़ा सा है जो कन्फ्यूज हुए 916 और 918। थोड़ा सा अपने यदि आपको पता होगा तो आपने बताया होगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जानते हैं कि प्रकाश को अवशोषित करना है जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उसी के द्वारा प्रकाश को ये ऑब्जर्व करता है। तो ये काफ़ी है जो इजी क्वेश्चन, काफ़ी बेसिक एनसीईआरटी के प्रश्न को इसमें शामिल भी किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष यानी स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, एसटीएस का जो प्रणाली है जो स्टार्ट किया गया था, एक मतलब कि संघर्ष करो फिर कुछ दिन शांत रहो, फिर है जो संघर्ष करो फिर कुछ दिन शांत रहो। इस तरह से गांधी जी ने एक नई विचारधारा से क्या हुआ, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। तो स्वदेशी आंदोलन में तो गांधी जी थे नहीं, भारत छोड़ो के समय थे, खिलाफत मुद्दा के समय भी गांधी जी थे, लेकिन खिलाफत मुद्दा में स्ट्रगल टू स्ट्रगल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसके बाद जो मेन सीडीएम के टाइम में किया गया था। सीडीएम कब होता है? 1930 में स्टार्ट होता है। उसी के पहले साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग का विरोध किया गया था, और हो सकता है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आंसर होगा और यही साइमन आयोग का विरोध ही होगा, क्योंकि 1928 में इसका क्या हुआ, विरोध किया गया था। लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका आंसर आप है जिसको मान के चलें कि साइमन आयोग का ही विरोध, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। ठीक है, उसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? यहाँ देख सकते हैं, इसको हमने 7500 प्लस बुक का जो सीरीज है एडिटोरिया क्लासेस पे, उसको हमने बताया था पूरी तरह से डिटेल में कि प्रति सरकार बनाया गया सतारा महाराष्ट्र में, और किसके द्वारा बताया गया वहाँ पे भी हमने है जो पूरी तरह डिटेल बताया था। प्रजामंडल तालचर उड़ीसा में, जातीय सरकार तामलुक पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसको तीनों आपको पता होता तो आपने जान रहा होगा कि प्रति सरकार सतारा में महाराष्ट्र में, प्रजामंडल तालचर उड़ीसा में, जातीय सरकार तामलुक बंगाल में। यहाँ पे रैयती सरकार है जो
रैयती मतलब किसानी सरकार कहीं खेड़ा गुजरात में ऐसा नहीं बनाया गया था। ये ऑप्शन है जो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन टेस्ला का है जो यूनिट है, ठीक है, समतुल्य है, बराबर है। तो इसमें न्यूटन पर मीटर एम्पियर मीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है जो हुआ होगा, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी नज़दीक था और फिर थोड़ा सा जिसको पता होगा कि टेस्ला क्या होता है तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा, ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि ये भी थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। कह रहा है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध और बिहार पर किस वंश ने शासन किया। तो देख सकते हैं किस वंश ने शासन किया, तो मगध के शिशुनाग के बाद तो डायरेक्टली आया कौन, नंदा आया। फिर नंदा के बाद कौन आया तो मौर्य आया। मौर्य के बाद फिर कौन आया तो शुंगा आया। यानी कि दिए गए ऑप्शन में दिया गया है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मगध पे तो तीनों ने शासन किया, जैसे मौर्य ने भी किया, शुंग ने भी किया, नंद ने किया। लेकिन एग्जैक्टली अगर पूछ देता कि शिशुनाग वंश के बाद है जो मगध बिहार पर किसने शासन किया, तो इस तरह से कुछ कोडिंग रहता और इसमें कोई एक भी नहीं रहता, तो इसमें है जो सिर्फ और सिर्फ नंदा होता। लेकिन इसमें दिया गया है, देख सकते हैं कि किस वंश ने शासन किया, तो मौर्य ने भी किया, शुंग ने किया, नंद ने किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी भी लेकर आप चल सकते हैं। बाकी ये थोड़ा सा बीपीएससी आयोग पे है जो डिपेंड करता है कि वो है जो इसमें आंसर क्या देगा, लेकिन ऐसे आप नंद वंश को मानकर सही चल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। तो जानते हैं कि जो नीलम संजीव रेड्डी पहले निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। आपने कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका आंसर है जो ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी सही हो जाएगा। जानते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम तो कट ही जाता, बीबी गिरी और ज्ञानी जेल सिंह, ये सब सारे ऑप्शन कट जाते हैं। आपको लोकसभा अध्यक्ष आपको पता था कि नीलम संजीव रेड्डी डायरेक्ट लोकसभा अध्यक्ष से राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पे प्रश्न फ्रेंड्स देख सकते हैं कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट को कब पेश किया था। ये भी थोड़ा ऑप्शन काफ़ी क्लोजनेस था, ठीक है, जिस कारण से थोड़ा बच्चों में परेशानी इसको भी हुआ होगा अटेम्प्ट करने में। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21। ठीक है, ऐसे प्रश्न है जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। आपको बाहर से जैसे एग्जाम हॉल में आप नहीं होते हैं तब ऐसे प्रश्न को आसानी से बना लेंगे, लेकिन वहाँ पर प्रेशर अलग ही होता है। एक तो काफ़ी है जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन था कि मानवी मधु कश्यप जो हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर क्या बनी है, तो ये दरोगा बनी है क्या, तो बिहार पुलिस में दरोगा बनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुलिस उप निरीक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है। तो जानते हैं जायद फसल क्या होते हैं, जो अप्रैल और ये जून के मंथ के बीच में होते हैं, मई जून के आसपास, जो गर्मी के समय पे, और एक रबी और खरीफ के बीच में। तो चना, सरसों, कपास, ये सब सारे क्या है, तो ये रबी और खरीफ के पार्ट है। जबकि ये चारा क्या है, तो ये चारा है जो जायद फसल में आते हैं। इसी में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब आते हैं। न्यूज में रही श्रेयसी सिंह जो विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बिहार के यह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है। तो ये काफ़ी न्यूज में रही, जिस कारण से क्वेश्चन भी पूछा गया और ये जमुई इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ पे जमुई अभी विधानसभा से लोकसभा से, जमुई लोकसभा से कौन अभी चुन के गए हैं, तो ये भी ए ललन सिंह यहीं से जीते हैं। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार क्या था, मुख्य आर्थिक आधार पूछा है। तो आर्थिक आधार में यहाँ पे अफीम के लिए जानते हैं कि भारत और चीन और इंग्लैंड में जानते हैं कि बहुत सारे एक दो युद्ध भी आपने पढ़ा होगा। ये युद्ध भी किसके लिए किया गया था, अफीम के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी, ये भी थोड़ा सा है जो दिक्कत किया होगा स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पीसीआरए का फुल फॉर्म पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, काफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत किया होगा। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मिला के। 132 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान किया था। तो आपने पढ़ा होगा कहीं भी 9 या 10, इसमें कह रहा है जापान सहित कितने, तो 9 हो जाएंगे, और जापान के बिना तो इसमें टोटल 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें है जो दिक्कत आदमी है जो आपको बनाने में हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि इस तरह से फैक्चुअल काफ़ी पूछा गया था। पायल कापड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है। तो इसका देख सकते हैं कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसने यदि आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो इसमें गलती हुआ होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे एडिटोरियल करंट अफेयर्स में इसको भी दिया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि आहार नाल का कौन सा भाग
यकृत यानी लीवर से पित्त प्राप्त करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, यदि आपने उसको कंसेप्ट को आपको पता होगा, तो इसमें पेट नहीं होकर क्या होगा, छोटी आंत हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, जहाँ पे भोजन का है जो सर्वाधिक रूप से पाचन होता है। देख सकते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको भी अरेंज कर सकते थे कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया। देखो 1950 में तो करेगा नहीं, 1950 में करेगा तो भारत आज़ाद कब हुआ भाई, 22 जुलाई 1947। देख सकते हैं कि 22 जुलाई 1947 को जब झंडा राष्ट्रीय ध्वज को अडोप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, उसके बाद फिर अगले 15 अगस्त को फिर है क्या, 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। इसलिए ऑप्शन डी इसमें है, जो तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिक इसमें एलिमिनेट हो जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या को 15% तय किया गया था। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने पढ़ा होगा, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है। तो यहाँ पे एशिया क्षेत्र में सारे वियतनाम, घाना, इंडोनेशिया सारे हैं, कहाँ के, एशिया क्षेत्र से। भारत रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो आलोक शुक्ला, थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर भी इसको बना सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा काफ़ी आसान नहीं था। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी। तो ये 1877 में बनी थी, 1877 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। देख सकते हैं कि जिसको भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ होगा तो इसको गलत कर दिया होगा, या तो 1876 मारा होगा या 1877 मारा होगा। कह रहा कौन सा जोड़ा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, फिर CuN कॉपर नाइट्रेट बन जाता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है। तो जानते हैं एंडीज पर्वत जो भारत में तो है नहीं, कट जाता, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है नहीं, उत्तर अमेरिका का ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट तो है नहीं, ये कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार यानी कि रिकंसिडरेशन हेतु लौटा सकता है। तो इसमें है जो कोई इसकी सीमा नहीं होती है, कोई समय सीमा नहीं होती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देकर के कन्फ्यूज किया होगा कि यूपी की युवा महिला आरती है, उसका वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स III के द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया। तो इसमें ये क्या है, ई रिक्शा चालक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कई लोगों ने इसको चिकनकारी कारीगर भी बना दिया होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा न्यूज में रही थी, लेकिन काफ़ी है जो पढ़ा नहीं गया था। सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अपघटन कहलाती है, यानी डिकम्पोजिशन कहलाती है। ये तो अपने बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा ये है जो किया जाता है, डिकम्पोजिशन। कह कौन सा पूंजीवादी यानी कौन सा कैपिटलिस्ट बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो ऑप्शन सीधे सीधे कट जाता, श्वसन कट जाता, किन्वर भी कट जाता, तो ये सीधे सीधे बन जाता आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी है जो उस समय पेट्रोल टंकी पे काम करते थे और बहुत ही उस समय गरीब थे, तो ये उस समय बॉम्बे प्लान का हिस्सा कैसे हो सकते थे। जबकि JRD टाटा, श्रीराम और फिर कौन है, तो JD बिरला, इस तरह से यहाँ पे सही हो जाता। ठीक है, तो कौन सा, तो धीरूभाई अंबानी इसमें ऑटोमेटिक इसमें कह रहा है कौन सा नहीं था, तो धीरूभाई अंबानी को काट करके इसमें आंसर किया जा सकता था। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया कौन। चीन बना। चीन का जो चांग विमान था वो क्या लाया था, चंद्रमा से मिट्टी लाया था। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाली पशु मेले का नाम क्या है। तो इसका आंसर सोनपुर मेला हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा, इसने कई बार आपने यहाँ पे घूमने भी गया होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की 10वीं अनुसूची क्या कहलाती है। तो 52वां संविधान संशोधन, 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो 1985 में आया था, दल बदल कानून, उसके कह रहा है कि उससे संबंधित विषय को छोड़ करके अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईकोर्ट करेगा नहीं, और यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग या तो हो सकता था या राज्यपाल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आंसर राज्यपाल होगा, क्योंकि पूरी तरह से डिसीजन राज्यपाल ही लेता है। करा निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है। तो इसमें बहुत सारे प्रमुख कारण हैं वायु प्रदूषण के, जैसे
इसमें वनों की कटाई भी है, कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग भी है, प्लास्टिक का निपटान, ये दोनों ऑप्शन तो काफ़ी है जो सही नहीं लग रहा है, लेकिन इसी के एक कॉज हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन का जलना और वनों की कटाई, बहुत सारे लोगों ने है जो यही दोनों ऑप्शन को क्लिक किया होगा, चाहे वो जीवाश्म ईंधन का जलना या वनों की कटाई। इस ऐसे हम देख सकते हैं तो वनों की कटाई से भी है जो एयर पोल्यूशन है जो होते हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से ज़्यादा होता है, वो एयर को जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पौधे ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन जिस कारण से वायु प्रदूषण होता है। एक है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, क्या है लॉन्ग टर्म, जिस कारण से इस ऑप्शन को है जो नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, जीवाश्म ईंधन का जलना, ये है जो पूरी तरह से है जो एयर पोल्यूशन के मेन है जो कारण बनते हैं। और ये क्या है, तो ये सडन है जो आपको पोल्यूशन करा देते हैं। अब हम देखते हैं कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका भाग है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, यदि आपने ऑप्शन से इवेंट किया होगा तब। देखिए उत्तर बिहार का तो मैदान है नहीं ये, क्योंकि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र पूछ रहा है। सोमेश्वर पहाड़ी से नहीं जानते हैं कहाँ पे, वेस्ट चंपारण के चंपारण साइड में है। और दक्षिण बिहार का मैदान ये है नहीं, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है नहीं। और तो कहाँ, ये मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिण का पहाड़ी भाग। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो जानते हैं कि ई गोल्डस्टीन तो होगा नहीं, रदरफोर्ड, नील्स बोर या जे थॉमसन होगा। यदि पूछा है कि पहले व्यक्ति यानी पहली बार जो परमाणु की संरचना के लिए मॉडल किसने दिया था, तो जानते हैं कि जे थॉमसन ने दिया था। और एक प्लम पोडिंग मॉडल, प्लम जो तरबूजा खरबूजा वाला, जानते हैं कि उसमें निगेटिव चार्ज होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन वाला दिया था कौन, जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज भी किया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने टोटल 150 प्रश्न का है जो ऑप्शन के सहारे यदि आप यूज किए होंगे तो 100+ के आसपास आप है जो क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर लेते। यदि आपने सही शांत दिमाग और सही तरह से ऑप्शन को पढ़ता तो आपने 150 में 100+ तो आराम से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे। और इस तरह से आप निगेटिव मार्किंग से भी बच सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाते तो इस तरह से आपको हम कट ऑफ है जो आप अपने इस कमेंट में आप कर सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना इस आंसर की से आ सकता है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रीजन के अकॉर्डिंग आपको हमने बताया है। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन उसको हमने बता दिया है कि अभी उसको मान के चल सकते हैं कि क्या वो सही अभी हो सकता है। तो इस तरह से उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको है जो एक अंतिम रूप से जो आंसर की में आप कन्फ्यूज़ हैं कि आप है जो आगे मेंस की तैयारी करें या ना करें, या फिर इस तरह से यदि एग्ज़ाम का जो सेंटर है बापू सभागार का यदि कैंसिल होता भी है और फिर से री एग्ज़ाम होता है, जो होना भी चाहिए, ठीक है, तो है जो 6000 कैंडिडेट और जुड़ते हैं और अगली प्रश्न जो बनेंगे उसका कैसा क्वेश्चन का लेवल रहेगा, ये भी डिपेंड करेगा किस पे, कि आयोग उस पर फिर नॉर्मलाइजेशन ना कर दे। यदि नॉर्मलाइजेशन इस पेपर और उस पेपर को दोनों को मिला के कर दे तो फिर बच्चों के लिए फिर से परेशानी का एक सबब बन जाएगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन किसी भी हाल में है जो मंजूर अभी नहीं हो सकता है। ठीक है, और यही हो सकता है कि अब उस 6000 के लिए क्या आयोग करेगा। ठीक है, अभी जो भी आयोग का डिसीजन होगा वो सही ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आंसर की सही लगा, तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अपना दोस्त सारे लोग हैं जो कन्फ्यूज़ हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ईडूनामा भी ज्वाइन कर सकते हैं इसका पूरा PDF प्राप्त करने के लिए। क्या, ईडूनामा। ठीक है, इसको ईडूनामा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, यहाँ पे टेलीग्राम में भी इसका लिंक मौजूद है, उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।